Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear for all. Last class में कहाँ तक पहुंच गए थे? Permeability complete कर ली थी हमने. So the last class we are done with the permeability of the soil. So today we have to start with the seepage. So very important topic from examination point of view. तो soil में अगर problem आती है गेट ESC में तो seepage की problem होती है. You'll get one problem from the seepage also. Moreover, जो टॉपिक है वो आपके 2-3 सब्जेक्ट में भी आता है, ओवरलैप होता है. एनवायरनमेंट में भी है इसका रोल. ये सीपेज में जो कंसेप्ट लगते हैं वो आपके हाइड्रोलॉजी में भी आते हैं. द सेम कंसेप्ट ऑफ सीपेज कम्स इन हाइड्रोलॉजी, द सेम कंसेप्ट ऑफ सीपेज कम्स इन इरिगेशन आल्सो. तो इरिगेशन में भी आता है, हाइड्रोलॉजी में भी आता है, आपका एनवायरनमेंट में भी आता है और यहाँ सॉइल में भी आता है. तो सब जगह इन्वॉल्व है सीपेज, एवरीवेयर इट इज इन्वॉल्व. तो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक हमारा. तो फिर आराम से बात करेंगे डिटेल में एक एक पॉइंट को समझते हुए. वी विल टॉक ऑल दी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी को. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सीपेज एनालिसिस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सीपेज एनालिसिस. तो मैं सीपेज की एनालिसिस करनी है सॉइल के अंदर, टू कैरी आउट दी एनालिसिस ऑफ द सीपेज इन दी सॉइल. तो बिफोर टॉकिंग अबाउट दी सीपेज एनालिसिस इन डिटेल, इसको डिटेल में समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए किसी भी गिवन पॉइंट पे इन अवर सॉइल मीडियम, बात कर रहे हैं सॉइल मीडियम की, एट एनी गिवन पॉइंट इन द सॉइल मीडियम द टोटल हेड दैट विल बी अवेलेबल, द टोटल हेड दैट विल बी अवेलेबल विद द वाटर विल बी इक्वल टू व्हाट. तो जब पानी सीप कर रहा होगा, जब पानी फ्लो कर रहा होगा सॉइल मास में से किसी भी गिवन पॉइंट पे, उसके पास जो एनर्जी होगी या जो हेड होगा, एनर्जी बोल दो हेड बोल दो एक ही बात है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे ये आपको ओसीएफ में बताया था मैंने आपको. तो इसमें पानी के पास होगा एक डेटम हेड, एक होगा प्रेशर हेड और दूसरा होगा काइनेटिक हेड. So it will consist of datum head, pressure head and kinetic head. तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं पानी के पास, चाहे वो किसी भी मीडियम में फ्लो करे. पाइप में करते हो तब भी एनालिसिस आती है, सॉइल में करोगे तब भी एनालिसिस आएगी. So at any given point in the soil mass, or you can say in pipe also, where the water is flowing through it, it will have three different components. तो तीन कंपोनेंट निकल के आएंगे. तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है. So when water flows through soil mass, so when water flows through saturated soil mass, जब पानी पास करता है सैचुरेटेड सॉइल मास में से, पास थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास, टोटल हेड का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी. द टोटल हेड मींस टोटल एनर्जी at any point, total energy at any point consists of the total energy at any point. पहला पॉइंट क्या है? What is the first point? पहला पॉइंट है प्रेशर हेड. So first is pressure head. इसको और क्या नाम दिया था मैंने आपको ओसीएफ में? प्रेशर हेड. इसको और क्या बोलते हैं? It is also termed as what? जरा बताएगा कोई? It is also termed as what? पीजोमेट्रिक हेड बोल देते हैं. It is also termed as, और क्या नाम दिया था इसको? ये तो आ रहे हैं अलग अलग नाम. हाइड्रोलिक हेड. It is also termed as what? पेन गई, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं आ पाएगी थोड़े टाइम बाद. हाँ, प्रेशर हेड को और कौन सा हेड बोलते हैं? अच्छा, प्रेशर हेड कौन सा प्रेशर? तीन तरह के प्रेशर बताए थे आपको. प्रेशर भी तीन तरह के बताए थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर. ये कौन सा प्रेशर है? प्रेशर भी तीन तरह के बता रखे हैं आपको. एक स्टैटिक प्रेशर है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, एक डायनेमिक प्रेशर है. ये कौन सा प्रेशर है? ये डायनेमिक प्रेशर है. जब कराया जाता है पीछे वाले लेक्चर देखा तो करो. दिस इज द स्टैटिक प्रेशर अंडर कंसीडरेशन. ये स्टैटिक प्रेशर है. जब हम प्रेशर हेड की बात कर रहे हैं, दिस इज स्टैटिक प्रेशर व्हिच इज बीइंग रेफर्ड, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर. तो इसको अगर मेजर करना है आपको किसी भी गिवन पॉइंट पे, उसमें पीजोमीटर लगा दो. पीजोमीटर में पानी का लेवल क्या बता देगा आपको? प्रेशर हेड बता देगा. तो ये स्टैटिक प्रेशर भी कहलाता है. इट इज आल्सो टर्म्ड एज स्टैटिक प्रेशर.
तो किसी भी गिवन पॉइंट पे जब पानी पास करेगा सैचुरेटेड सॉइल में से, इसके पास तीन कंपोनेंट होंगे टोटल एनर्जी के। पहला होगा प्रेशर हेड, ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैटिक प्रेशर। दूसरा होगा डेटम हेड। डेटम हेड को और क्या नाम दिया था? डेटम हेड को और क्या नाम दिया था? व्हाट अदर नोमेनक्लेचर वाज गिवन टू द डेटम हेड? डायनेमिक बोल दिया था। इट वाज आल्सो टर्म्ड एज एलिवेशन हेड। ये हमारा क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। किसी को मैंने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल दिया था वहां पे, दिस वाज टर्म्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो डेटम हेड बोल दो, एलिवेशन हेड बोल दो। तो सेकंड ऑफ द कंपोनेंट विल बी टर्म्ड एज डेटम हेड और एलिवेशन हेड। प्रेशर हेड कैसे मेजर करते हैं? हाउ टू मेजर द प्रेशर हेड? height of the water above the concerned point. If you are not able to see the height of the water above the concerned point, then insert the piezometer at that point. कल एक प्रॉब्लम भी करी थी आपने परमिटी के ऊपर, तो पीजोमीटर में पानी का लेवल क्या बता देगा आपको? प्रेशर हेड बता देगा। उसी तरीके से डेटम हेड इज इक्वल टू व्हाट? डेटम हेड इज द हाइट और यू कैन से एलिवेशन ऑफ योर कंसर्न्ड पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। सो डेटम हेड is the height or elevation of your concerned point from the reference point. Reference point is termed as datum. एंड वी कैन टेक एनी पॉइंट अवर डेटम। हम कोई से भी पॉइंट को डेटम मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी कैन टेक एनी पॉइंट एज डेटम, इट हार्डली मैटर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डेटम के बदलने से डेटम हेड जरूर बदल जाएगा, बट दी हेड लॉस विल कम आउट टू बी सेम। व्हेन आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके ऊपर? हेड लॉस के ऊपर। हाँ, डेटम हेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इफ डेटम हेड विल चेंज, ऑब्वियसली टोटल हेड विल आल्सो गेट चेंज। सो इफ यू चेंज योर डेटम हेड विल चेंज, योर टोटल हेड विल चेंज, बट the energy under which flow is taking place, it will never change, क्योंकि वो डेटम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। It will not depend upon डेटम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी ये पेन गायब हो गई है, आ गई है, हाँ आ गई है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी हेड। सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी हेड। सो वेलोसिटी हेड, इट इज आल्सो टर्म्ड एज काइनेटिक हेड। इसको काइनेटिक हेड भी बोलते हैं। इसको हमने जब प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट किया था, इसको क्या बोल दिया था? डायनेमिक हेड बोल दिया था। तो पहला वाला हेड स्टैटिक हेड है, ये स्टैटिक प्रेशर है। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज डायनेमिक प्रेशर। क्लियर है चीज? तो किसी भी गिवन पॉइंट पे पानी के पास तीन अलग अलग कंपोनेंट हो गए एनर्जी के, प्रेशर, डेटम एंड काइनेटिक। नाउ अब मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं सॉइल के अंदर। इन केस ऑफ द सॉइल, सिंस फ्लो इज इनसिग्निफिकेंट, ये जनरल बात थी, अब सॉइल की बात कर रहे हैं। सिंस इन केस ऑफ द सॉइल द फ्लो इज इनसिग्निफिकेंट, काइनेटिक हेड कम्स आउट टू बी नेग्लिजिबल। काइनेटिक हेड नेग्लिजिबल निकल के आता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। So in case of the soil, I'll not be considering kinetic head in total head. But if we talk in general, kinetic head is the part of total head. Kinetic head part है total head का। तो soil के अंदर जब मैं ये बोलूं total head is equal to pressure head plus datum head, आज के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आपने kinetic head क्यों नहीं लिया। So water is flowing through the soil, तो obviously पहली चीज दिमाग में आती है kinetic head लो। लेना भी चाहिए और लेते भी हैं, पर अगर उसको ले हम कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा निकल के आता है। क्यों कम निकल के आता है? क्योंकि वेलोसिटी बहुत छोटी होती है सॉइल के अंदर। पर अगर यही मीडियम सॉइल की जगह पाइप हो जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड कम्स आउट टू बी ह्यूज। Hence, we have to consider that value also. But for now, I'll not be considering kinetic head or velocity head in the analysis of the soil. Clear है चीज? तो ये पहली चीज दिमाग में आती है, पानी स्वीप कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, पर फ्लो के टाइम पे जो एनर्जी है वो कंसीडर नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बाकी जो एनर्जी से क्या है वो बहुत ही छोटी है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसके अंदर, तो उसको मैं नोट करके मेंशन कर लेता हूँ। आई एम रेफरिंग दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। क्या है हमारा पॉइंट? ये पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस पॉइंट सेज व्हाट? दिस पॉइंट सेज फ्लो थ्रू सॉइल, फ्लो थ्रू सॉइल मास, फ्लो थ्रू सॉइल मास इज considerably very less, considerably very less. Hence velocity head is not considered, इसलिए velocity head को हम consider करते ही नहीं है। So velocity head will be neglected. So total head at any point will be equal to what? तो soil में total head किसके बराबर होगा? Hence total head at any point will be equal to what? So total head at any point will consist of what? It will consist of what? Hence total head at any point consists of what? Any point consists of datum and pressure head only. Datum and pressure head only. अब बताओ coincidentally ये किसके बराबर आ गया? Coincidentally this total head comes out to be equal to what?
So coincidentally, this total head comes out to be equal to hydraulic head. ये हमारे हाइड्रोलिक हेड के बराबर निकल के जाता है, बिकॉज हाइड्रोलिक हेड मीन्स व्हाट? हाइड्रोलिक हेड का मतलब क्या होता है? So hydraulic head means what? So it is datum head plus pressure head. Hydraulic head means summation of datum head and pressure head. तो हाइड्रोलिक हेड का मतलब होता है समेशन ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड, बट इन केस ऑफ सॉइल टोटल हेड कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड. तो अगर मैं कई बार टोटल हेड बोल दूं तब भी हाइड्रोलिक हेड मतलब है, कई बार मैं हाइड्रोलिक हेड बोल दूं तो उसका मतलब भी टोटल हेड है, तो कंफ्यूज मत होना. बट जैसे ही आप सॉइल के अलावा कोई और मीडियम लोगे, टोटल हेड विल नॉट बी इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड. और आपके सामने लाइव एग्जांपल है, अभी कर रहे हो आप ओसीएफ. इन ओसीएफ यू आर रेफरिंग दिस एंटायर पॉइंट. हम डिस्कस करते हैं टोटल एनर्जी लाइन इज अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. डिस्कस इन ओपन चैनल फ्लो कि टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर होती है. इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी क्या डिफरेंट है वहां पे. रीजन बीइंग टोटल एनर्जी में और क्या जुड़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी जुड़ जाएगी. इन टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इंक्लूडेड. बट इन केस ऑफ सॉइल, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंसीडर्ड, सो टोटल हेड इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड. क्लियर है कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी अब? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अगर हमारा कंसर्न पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है तो हम डेटम हेड क्या लेंगे? we'll take datum head as positive. If our concerned point is below the datum, means reference point, it will be taken as negative. So if our concerned point is above the datum, it will be positive datum head. If our concerned point is below the datum, it will be negative datum head. Pressure head will be equal to level of the water in the piezometer. तो वो पानी के लेवल के बराबर होगा जो piezometer में निकल के आता है. If I measure the level of the water in the piezometer from datum, it will give you what? If I measure the level of the water in the piezometer from datum, it will give you what? If I measure the level of the water in the piezometer from the datum, it will give you what? It will give you total head. वो आपको हाइड्रोलिक हेड या टोटल हेड कुछ भी बोल सकते हो. सॉइल के अंदर क्या बोल सकता हूँ? टोटल हेड. तो वॉट एवर आई विल बी डिस्कसिंग विल बी वैलिड फॉर सॉइल ओनली. अभी ये टॉपिक चल रहा है तो मैं सॉइल की बात करूंगा. तो इफ आई मेजर द लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर, और इसको बताने के लिए कल एक सवाल भी कराया था मैंने आपको, तो ये चीज मैंने क्लियर करने के लिए कल ही एक प्रॉब्लम कराई है आपको. yesterday only I have discussed this problem. फिर से इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लो. फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टेक एन एग्जांपल. लेट्स सपोज दिस इज द केस. ये केस है हमारा. RL is equal to 104 meter. So RL is equal to 101.5 meter. RL is equal to 90 meter. फिर गायब हो गया ये. So RL is equal to 90 meter. So arbitrary I have given you 3 points. Arbitrary मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए हैं. So for understanding point of view, arbitrary I have given you 3 points. First, level of the water in the piezometer, RL 104 meter. The point at which piezometer is inserted, there RL is 101.5 meter. And there is one more RL, let us suppose it is equal to 90 meter. मैंने एक और RL ले लिया, उसको कितना बोल दिया? 90 meter बोल दिया. So one more RL is taken. तो एक और RL लिया 90 मीटर का. And my datum is RL equals to 90 meter. My datum is RL equals to 90 meter. तो मुझे बताओ, the point at which piezometer is inserted, their datum head is what? The point at which where piezometer is inserted, datum head is what? जिस पॉइंट पे हमने piezometer को इंसर्ट किया वहां पे datum head क्या है? So our concerned point will give you the datum head of what? 11.5 meter. Because your concerned point is 11.5 meter above the datum. आपका जो concerned point है वो 11.5 meter ऊपर है किससे? datum से. So this is our concerned point A. मेरे को यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करनी है. So I'll say datum head here will be equal to how much? 101.5 minus 90. So coming out to be 11.5 meter. ये मेरा datum head होगा. Clear is this? Now I have to find pressure headed point A. What is pressure headed point A? What is pressure headed point A? It's the level of the water in the piezometer. So level of the water in the piezometer. So level of the water in the piezometer is equal to 104. So level of the water in the piezometer is equal to 104 minus 101.5. So minus 101.5 coming out to be how much? 2.5 meter. ये pressure head बस. But if I measure the level of the water in the piezometer from datum, it is coming out to be how much? If I measure the level of the water in the piezometer directly from the datum, it will be equal to 104 minus 90 coming out to be how much? 104 minus 90 coming out to be how much?
कमिंग आउट टू बी 14 मीटर, जिसको मैं और कैसे निकाल सकता हूं? ये जो 14 मीटर का टोटल हेड है, अभी मैंने कैसे निकाला? डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर फ्रॉम द डेटम। इसको मैं और कैसे निकाल सकता हूं? इट इज इक्वल टू डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। तो टोटल हेड निकालने के, यानी हाइड्रोलिक हेड निकालने के दो तरीके हैं। एक, डेटम हेड निकालो, प्रेशर हेड निकालो, दोनों को जोड़ दो। दूसरा, पीजोमीटर में पानी का लेवल डायरेक्टली कहां से मेजर कर लो? पीजोमीटर में पानी का लेवल डायरेक्टली कहां से मेजर कर लो? डेटम से मेजर कर लो। ये आपको हाइड्रोलिक हेड देगा। मैं सॉइल में इसे क्या बोल दूंगा? मैं सॉइल में इसे टोटल हेड बोल दूंगा। आई इंडिकेट दिस एज टोटल हेड। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो एक बेसिक जानकारी दी है आपको, आगे संभाल के रखना, हर जगह काम आएगी है। एवरीवेयर दिस कंसेप्ट विल बी यूटिलाइज्ड। समझाने के लिए एक एग्जांपल भी दे दिया आपको। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वन एग्जांपल इज आल्सो गिवन टू यू। क्लियर है पूरी कहानी? वेट करना इसमें से कुछ। ए पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है। ए पॉइंट रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस मतलब डेटम होता है। ए पॉइंट मेरा कंसर्न पॉइंट है, जहां पर मैं ये सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं। वेयर ऑल दिस कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। ए पॉइंट पे डेटम हेड चाहिए, ए पॉइंट पे प्रेशर हेड चाहिए, ए पॉइंट पे टोटल हेड चाहिए। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ये मेरा कंसर्न पॉइंट है, वेयर ऑल दीस एनर्जीज आर रिक्वायर्ड। रेफरेंस पॉइंट इज आर एल इक्वल्स टू 90 मीटर, जिसको हम डेटम बोलते हैं। क्लियर यहां तक की स्टोरी? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से? एनी ऑफ द स्टेप टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? चलिए, अभी तो मैंने बस एक बेसिक सा एग्जांपल बताया आपको। अब इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारे पैरामीटर इंक्लूडेड हो, in which all the parameters are included. Now refer the situation. Refer the situation. This is the soil sample. ये soil sample है हमारा. So to understand the entire story, जिसके ऊपर एक्चुअल आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो वही चीज हम एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं. So let us suppose this is our soil sample. ये हमारा soil sample है through which water is flowing. So this is our soil sample through which water is flowing. ये हमारा soil का sample है जिसमें पानी flow कर रहा है. So sample of the soil through which water is flowing. Piezometer insert किए, vertical line. This is horizontal. So piezometer. So this is one piezometer. तो एक piezometer ये है. This is our central axis. Then one more piezometer. Vertical. Then horizontal. Vertical and horizontal. So one more piezometer is shown. एक और पॉइंट कंसीडर किया, एक और पीजोमीटर दिखा दिया आपको. So one more piezometer is being shown to you. तो सारा डायग्राम स्केल पे बन रहा है. The entire diagram I am showing on the scale only. So पूरा का पूरा डायग्राम स्केल पे चल रहा है. So the entire diagram can be referred on the scale. तो इसकी पूरी रेफरेंस निकाल सकते हो आप स्केल पे. Let us suppose this angle is theta. This angle is, this length is L. This is L dash. This is 0.1. This is 0.2. This is 0.3. ये 0.3 है हमारा. This is 0.3. Level of the water in the piezometer. Level of the water in the piezometer. Level of the water in the piezometer. तो पानी का लेवल पीजोमीटर में दिखाया, ज्वाइन कर दिया. So पानी के लेवल को ज्वाइन कर दिया. So level of the water in the piezometer is being shown to you. So level of the water in the piezometer. Let's suppose this is equal to H1. Let's suppose this is equal to H3. Let's suppose this is equal to H2. तो ये पानी के लेवल भी आपको मार्क करके दे दिए. So level of the water is also being marked. H2. This is H3. This is H1. तो H2, H3, H1 दे दिया. नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट. किसको रेफरेंस मानते हैं? विच पॉइंट इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट? अभी बताया भी था पीछे. हम किस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं इन जनरल? विच पॉइंट इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट इन जनरल? टेल वाटर लेवल और डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज टेकन एज व्हाट? रेफरेंस पॉइंट. तो टेल वाटर लेवल और डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. सो दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट. अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, फिर हमने मार्क की डेटम. सो डेटम मार्क करके दे दिया आपको. लेट अस सपोज डेटम इज आल्सो बीइंग मार्क्ड. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है,
रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है डेटम, तो वो आपको सारे पॉइंट्स भी मार्क करके दे दिए। नाउ चेक दी पैरामीटर्स और मेरे को सारी बातें बताओ, जो भी पीछे डिस्कस किया उसको अप्लाई करके बताओ। दिस इज पॉइंट 3, सो दिस इज Z3, दिस इज Z1, दिस इज Z2। ऑल दी पॉइंट्स आर बीइंग मार्क्ड, सारे पॉइंट मार्क कर रखे हैं मैंने रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ। अब मैंने 3 पॉइंट कंसिडर किए हैं, 1 2 3 इन दी सॉइल मास। आई हैव कंसीडर्ड 3 पॉइंट इन दी सॉइल मास। मेरे को सारे हेड कैलकुलेट करके बताओ। ऑल दी हेड्स आर टू बी कैलकुलेटेड। कौन कौन से हेड कैलकुलेट करने हैं? सो आई हैव टू कैलकुलेट डिफरेंट हेड्स। सो फर्स्ट हेड प्रेशर हेड, so first head pressure head HW, then we have datum head, फिर मेरे पास है datum head Z, then I have total head capital H। पॉइंट कौन कौन से हैं? पॉइंट है A, इसको मैं बोल देता हूँ लेट सपोज 1, पॉइंट है हमारे पास 2, पॉइंट है हमारे पास 3। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पॉइंट 1, एट पॉइंट 1 व्हाट इज datum head? एट पॉइंट 1 व्हाट इज datum head? पार्थ यादव, बहुत बढ़िया, गजब datum head बताया है। एट पॉइंट 1 व्हाट इज datum head? ये देखो रोहित, H2 ये datum head है। एट पॉइंट 1 व्हाट इज datum head? ये देखो मोहित, संजीव, बाकी सब सही बता रहे हैं। पॉइंट 1 पे datum head, मेरा अभी कंसर्न पॉइंट datum से नीचे है तो माइनस साइन लगता है, datum head नेगेटिव है, तो datum head एट पॉइंट 1 दिस विल बी इक्वल टू माइनस Z1, ये है datum head हमारा। देन प्रेशर हेड इज इक्वल टू लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट। मेजर करने का तरीका, इट इज द लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर एट पॉइंट 1 इज डायरेक्टली बीइंग शोन, इट इज इक्वल टू H1, तो ये H1। टोटल हेड कैसे निकाले? datum head plus pressure head, datum head plus pressure head, H1 minus Z1, दिस इज द टोटल हेड एट पॉइंट 1। ये टोटल हेड है हमारा पॉइंट 1 पे, तो H1 minus Z1, ये टोटल हेड की वैल्यू आ गई। H1 में से Z1 घटा दो, क्या मिल जाएगा आपको? टोटल हेड मिल जाएगा। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ? तो अगर मुझे टोटल हेड बताना हो यहाँ पे, इफ आई हैव टू शो टोटल हेड, ये टोटल हेड है पॉइंट 1 पे, जो रेड कलर का दिखा रखा है आपको। दिस इज टोटल हेड एट पॉइंट 1। क्लियर है? आ जाओ पॉइंट 2 पे, कम टू पॉइंट 2। सो पॉइंट 2 व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट 2? व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट 2? लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर एट पॉइंट 2, इट इज इक्वल टू H2, सो H2। ये कौन है जीरो वाला? पिन 2। प्रेशर हेड जीरो हो गया पॉइंट 2 पे, बहुत बढ़िया। व्हाट इज datum head एट पॉइंट 2? व्हाट इज datum head एट पॉइंट 2? पॉइंट 2 पे datum head एट पॉइंट 2 व्हाट इज datum head? कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी फ्रॉम रेफरेंस इज टर्म्ड एज datum head, क्योंकि कंसर्न्ड पॉइंट datum के नीचे है, इट विल बी माइनस Z2, so it will be equal to minus Z2, so minus Z2। total head will be equal to what? total head is equal to pressure head plus datum head, जो हमारे केस में जीरो है। क्यों हमारे केस में जीरो है? क्योंकि H2 की वैल्यू किसके बराबर है? H2 की वैल्यू किसके बराबर है? Z2 के बराबर है। तो अगर मुझे टोटल हेड दिखाना हो पॉइंट 2 पे, कितना है टोटल हेड पॉइंट 2 पे? अगर मुझे टोटल हेड दिखाना हो पॉइंट 2 पे, कितना है टोटल हेड पॉइंट 2 पे? ये रेड कलर की लाइन दिखा दी आपको, जीरो है ही नहीं कुछ टोटल हेड। जो टोटल हेड है पॉइंट 2 पे वो कितना है? जीरो। तो आउट कैन बी शोन, वो दिखा दिया आपको डायरेक्टली, तो रेड कलर की लाइन बना के दिखा रखी है, इट इज जीरो। चलो पॉइंट 3 पे आ गए, पॉइंट 3 पे आ गए। प्रेशर हेड एट पॉइंट 3, pressure head at point 3, it is equal to level of the water in the piezometer. Level of the water in the piezometer, how much? It is equal to H3। then point 3 datum head, at point 3 datum head, concerned point से concerned point की दूरी हमारे reference point से datum कहलाती है। distance of the concerned point from the reference point is known as datum, since datum is below reference point is above it। ऐसा ही है, यही चीज है हमारी। datum नीचे है, concerned point ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? it will be termed as minus Z3। total head will be how much? S3 minus Z3। clear चीज? now H3 minus Z3 can be shown also in the diagram। तो अगर मैं शो करूं, if I show it in the diagram, ये है हमारा, ये है हमारा H3, H2 कितना है? जीरो, टोटल हेड इज जीरो।
क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इसमें तो कुछ. So what is the total head under which flow is taking place? What is the total head under which flow is taking place from point 1 to point 2? इसका मतलब जब पानी 1 से लेके 2 पे आया कितनी एनर्जी खर्च कर दी. तो either you can say head loss or you can say head under which flow is taking place. तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. Can be referred by any nomenclature. So I can say head loss. So head loss or head under which. So head loss or head under which. Or head under which flow takes place. Head under which flow takes place. Flow takes place from 1 to 2. From 1 to 2. कैसे निकालेंगे ये? It will be equal to total head at point 1 minus total head at point 2. Total head at point 1 coming out to be how much? H1 minus Z1. So total head at point 1, it is equal to H1 minus Z1, and head at point 2 is 0. So it comes out to be how much? It comes out to be H1 minus Z1. जरा देख रहे डायग्राम में किसके बराबर आ रही है? जो पहले दिन से पता नहीं कितनी बार बता दिया आपको. Loss of head between the 2 points or hydraulic head under which flow takes place between the 2 concerned point is equal to difference of the level of the water above the 2 concerned point. उन दो concerned point के ऊपर जो पानी के लेवल का डिफरेंस है वही क्या है हमारा हेड लॉस. तो हमारा पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 था. पॉइंट 2 और पॉइंट 1 इन दोनों पानी के लेवल का डिफरेंस आपको क्या बता देगा? हेड लॉस बता देगा 1 से लेके 2 तक. अब इसी लॉजिक से बताओ व्हाट इज द हेड लॉस फ्रॉम पॉइंट 1 to 3. फ्रॉम द सेम लॉजिक इंडिकेट द हेड लॉस फ्रॉम पॉइंट 1 to 3. जब पानी 1 से लेके 3 पे चल के आया कितनी एनर्जी खर्च करी? H1 minus H3. H1 कितना है? H1 minus Z1. H3 कितनी है? H3 minus Z3. So loss of head between point 1 and 3. अब वो तो मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है, कंसेप्चुअली बताना हो कैसे बताऊंगा? It is equal to difference of the level of the water above the 2 concerned point. ये है. तो जब पानी कहां से कहां आया? 1 से लेके 3 तक आया, कितनी एनर्जी खर्च करी उसने? H13 एनर्जी खर्च करी है. So difference of the level of the water above the 2 concerned point will be termed as what? Head loss. इसको हम head loss बोल देते हैं. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ किसी के लिए? Any point to be referred from this for anyone? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? What is the loss of head between point 3 and 2? What is the loss of head between point 3 and 2? जब पानी 3 से लेके 2 तक चल के आया तो H3 minus H2. It means H3 minus Z3 minus 0. यही है H3 minus Z3 minus 0. So difference of the level of the water above the 2 concerned point. This is the loss of energy from point 3 to point 2. क्लियर है पूरी स्टोरी? तो अभी तक तो आपको बस बेसिक जानकारी दी है हेड की. बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेड इज गिवन टू यू. क्लियर है सारे पॉइंट्स? कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना उसमें से? Then what is hydraulic gradient? Then what will be hydraulic gradient for this case? What will be hydraulic gradient in this case? Hydraulic gradient क्या होगा? So head under which flow is taking place. So head under which flow is taking place to the length of flow. To the length of flow. What about length of flow? What about length of flow? Length of flow कितनी है? L है. L dash मत कर देना. Don't make it L dash. अब सवाल में क्या करेगा? सवाल में आपको L dash की वैल्यू दे देगा जान पूछ करके, और वो L dash ही मत डाल के आ जाना वहां पे. लेंथ ऑफ फ्लो इज नॉट L dash. मैंने तो डायग्राम में L दिखाई है, वो L दिखाएगा भी नहीं आपको. तो आपको लेंथ ऑफ फ्लो कंसीडर करनी है. और अगर और डिटेल में जाना है, एक्चुअल में तो लेंथ ऑफ फ्लो L भी नहीं है. इन एक्चुअल दी लेंथ ऑफ फ्लो इज नॉट इक्वल टू L ऑल्सो. एक्चुअल में तो लेंथ ऑफ फ्लो क्या है? L से भी ज्यादा है. तो इन एक्चुअल दी लेंथ ऑफ फ्लो इज इवन मोर देन L. पर क्योंकि उसका डाटा हमें गिवन नहीं है, सिंस द डाटा इज नॉट गिवन टू अस, तो क्योंकि हमारे को डाटा मेंशन नहीं है, हम क्या मान लेंगे? We'll assume that value to be equal to L. तो हम वो L लेके चल देंगे. ये क्या आ गई हमारी? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ गई निकल के. दिस इज अवर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. सो बेसिक जानकारी दी आपको हेड के बारे में. बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी हेड इज गिवन टू यू. क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर नहीं है आगे परेशान हो जाओगे कि सर ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया. क्लियर है पूरी कहानी?
रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? शो H12, ये शो तो कर रखा है H12, बाकी क्या दिखा रखा है? ये तो है H12, सबसे पहले ये दिखाया था, मार्क कर तो रखा है ये। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए, नाउ विल कम टू दी सीपेज। अब हम एंटर करते हैं सीपेज के अंदर। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज सीपेज प्रेशर। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज सीपेज प्रेशर। अब क्या है सीपेज प्रेशर? व्हाट इज सीपेज प्रेशर? दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टूड। नाउ व्हेन द वाटर फ्लोज थ्रू द सैचुरेटेड सॉइल मास, जब पानी फ्लो करता है सैचुरेटेड सॉइल मास में से, जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेक एन एग्जांपल, दिस इज हाउ द वाटर इज फ्लोइंग। अब समझाने के लिए मैंने आपको ये केस बना के दिखा दिया। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव शोन दिस केस। तो ये हमारा सॉइल का सैंपल है, दिस इज अवर सॉइल सैंपल थ्रू विच वाटर इज पासिंग। दिस इज अवर सॉइल सैंपल जिसमें से पानी पास कर रहा है, सो वाटर इज पासिंग थ्रू इट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सीपेज प्रेशर। हमें ये समझना है कि सीपेज प्रेशर का फंडा होता क्या है, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी चीज है, गलती होने के चांसेस हमेशा रहते हैं इसके अंदर। नाउ व्हेन द वाटर पासेस थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास, ये हमारी सैचुरेटेड सॉइल है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है यहाँ पे, सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। मैंने आपको फ्लो चैनल दिखा रखे हैं, फ्लो चैनल क्या होता है आगे देखेंगे। सो द वाटर विल पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉइल मास, इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ओवर द सॉइल सॉलिड। जब पानी पास करता है सॉइल में से जो सैचुरेटेड है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सॉइल के सॉलिड के ऊपर बाय द वर्च्यू ऑफ द फ्रिक्शनल ड्रैग। अभी मैंने टेक्निकली बोल दिया, बाय द वर्च्यू ऑफ फ्रिक्शनल ड्रैग। इस बात को समझने के लिए मुझे बताओ, जब भी कोई फ्लूइड किसी मीडियम में से पास करता है, मीडियम उसे क्या ऑफर करता है? जब भी कोई फ्लूइड किसी मीडियम में से पास करता है, मीडियम उसको क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मीडियम उसको क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन ही तो बोलते हैं। इसका मतलब मीडियम रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर। और वही रेजिस्टेंस फ्लूइड किसके ऊपर ऑफर करता है? वही रेजिस्टेंस फ्लूइड किसके ऊपर ऑफर करता है? मीडियम के ऊपर ऑफर करता है। इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैंने सॉइल के अंदर एक सॉलिड को कंसीडर कर लिया। तो पहले आपको एक ब्रॉड पिक्चर दिखाई कि देखो ये सॉइल का सैंपल है, इसमें से मैंने एक एलिमेंट बाहर निकाला, जो मैंने शेड किया हुआ है उस एलिमेंट को मैंने बाहर निकाल दिया, उस एलिमेंट को बाहर निकाला और आपको जूम करके दिखा दिया, यही वो सॉइल का पार्टिकल है जिसके हम एनालिसिस कर रहे थे। ये वो सॉइल का पार्टिकल है जिसके हम एनालिसिस कर रहे थे। इसके चारों तरफ से कौन फ्लो कर रहा था? इसके चारों तरफ से कौन फ्लो कर रहा था? ये पानी फ्लो कर रहा था, चारों तरफ से पानी फ्लो कर रहा था। और ये सॉइल का सॉलिड क्या कर रहा था? पानी को फ्लो करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा? ये सॉइल का सॉलिड पानी को फ्लो करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा? नहीं करने दे रहा, उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं सॉइल के अंदर? इस रेजिस्टेंस को सॉइल के अंदर टेक्निकली क्या बोलते हैं? अभी सब्जेक्ट खत्म किया पूरा आपने, पीछे चैप्टर खत्म किया पूरा आपने, परमिबिलिटी बोलते हैं, जो भी हमारा पिछला वाला चैप्टर था हमारा। तो ये सॉइल का सॉलिड रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसके ऊपर? इट ऑफर द रेजिस्टेंस ओवर द फ्लूइड। तो ये फ्लो नहीं होने देगा इसको, तो रेजिस्टेंस ऑफर करी, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करी। तो सॉइल के सॉलिड ने क्या किया? रेजिस्टेंस ऑफर करी किसके ऊपर? सॉइल के सॉलिड ने रेजिस्टेंस ऑफर करी किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर। तो ये फ्लूइड को फ्लो नहीं होने देता, ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इट ऑफर्स द रेजिस्टेंस ओवर द फ्लूइड। इसको हमने सॉइल की प्रॉपर्टी बोल दी थी परमिबिलिटी। इट वाज टर्म्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, टर्म्ड एज परमिबिलिटी। तो अगर मुझे ये रेजिस्टेंस दिखाना होगा, मैं किसके ऊपर दिखाऊंगा रेजिस्टेंस? इफ आई हैव टू शो दिस रेजिस्टेंस, आई विल शो दिस रेजिस्टेंस ऑन व्हाट? आई विल शो दिस रेजिस्टेंस ऑन फ्लूइड, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी? फ्लूइड की। तो ये फ्रिक्शन लगाया किसने? ये फ्रिक्शन लगाया सॉइल के सॉलिड ने पानी के ऊपर। अब जितना फ्रिक्शन, जितना रेजिस्टेंस सॉइल के सॉलिड ने पानी के ऊपर लगाया, उतना ही फ्रिक्शन पानी भी सॉइल के सॉलिड के ऊपर लगाता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओनली द डायरेक्शन इज अपोजिट। इसका मतलब इतना का इतना ही फ्रिक्शन हमारा पानी किसके ऊपर लगा देगा? सॉइल के सॉलिड के ऊपर लगा देगा। कहने का मतलब है जो फ्रिक्शन है इंटरनल फोर्स है। कहने का मतलब है जो फ्रिक्शन है ये हमारी इंटरनल फोर्स है। तो अगर मैं पानी और सॉइल के सॉलिड को सिस्टम मान लूं, अगर मैं पानी और सॉइल के सॉलिड को सिस्टम मान लूं, इस फोर्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर मैं पानी और सॉइल के सॉलिड को मिला के सिस्टम मान लूं, तो इस फोर्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इस फोर्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंटरनल फोर्स है, कैंसल आउट हो जाएगी वो।
पर अगर मेरा सिस्टम पानी है, अगर मेरे को स्टडी करना है पानी को, पानी के ऊपर क्या लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, आपको दिखानी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर मेरा पॉइंट ऑफ स्टडी है सॉलिड, सॉलिड के ऊपर भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, तो सॉलिड के ऊपर भी ये फोर्स निकल के आ रही है। यहां से एक जानकारी और मिली, हमने इस प्रॉपर्टी को बोल दिया था, मतलब पानी के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा था इसका नाम क्या रखा आपने, परमेबिलिटी। पानी के ऊपर जो आपने फोर्स लगाया उसका नाम क्या रख दिया, परमिटी रख दिया, जो फ्रिक्शन लगाया। और सॉलिड के ऊपर जो फोर्स लगा उसको हमने बोल दिया सीपेज फोर्स। दिस इज टर्म्ड एज सीपेज फोर्स। इसको सीपेज फोर्स बोल दिया जाता है, या सीपेज प्रेशर बोल दिया जाता है। फोर्स बोल दो, प्रेशर बोल दो, एक ही बात है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब क्योंकि मैं फोर्स के टर्म में बात कर रहा हूं, मैंने सीपेज फोर्स बोल दिया। तो जब पानी पास करता है सॉइल के थ्रू, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, सॉइल के सॉलिड के ऊपर, बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट, फ्रिक्शनल ड्रैग। तो फ्रिक्शन ही तो है ये, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सीपेज प्रेशर बोल देते हैं। तो वो फोर्स, वो प्रेशर जो पानी ने अप्लाई किया सॉइल के सॉलिड के ऊपर जब वो सीप कर रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, सीपेज प्रेशर बोलेंगे। पर अगर पानी स्टेशनरी हो तो, अगर पानी स्टेशनरी है, कितना फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, इफ द वाटर स्टेशनरी, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई सीपेज फोर्स नहीं है, देयर इज नो सीपेज फोर्स। यहां से एक चीज और समझ में आई, सॉलिड के ऊपर ये सीपेज फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, सॉलिड के ऊपर ये सीपेज फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, उसी डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है। तो यहां से कंक्लूजन और निकल के आ गया। सो सीपेज फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सीपेज फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के में ही एक्ट करेगा। तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये थी, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो सीपेज फोर्स भी कहां लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ, क्लियर है कहानी, रिपीट करना है इसको कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। अभी जो सीपेज प्रेशर लगती है सॉइल के सॉलिड के ऊपर, ये जो सीपेज प्रेशर लगती है सॉइल के सॉलिड के ऊपर, इट इज इक्वल टू व्हाट, it is equal to hydraulic head under which flow is taking place to the unit weight of water. And hydraulic head under which flow is taking place, ये आपने अभी कैलकुलेट करना सीख लिया। This is the head under which flow is taking place. कैसे निकालोगे, ओरिजिनल हेड माइनस फाइनल हेड। तो जितने हेड के अंदर पानी फ्लो कर रहा है उसको पानी के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करोगे, ये किसका मैग्नीट्यूड दे देता है, वो सीपेज प्रेशर का मैग्नीट्यूड दे देता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, which we are talking about here. क्लियर है पूरी कहानी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। बेटा परमिबिलिटी सॉइल की प्रॉपर्टी है, परमिबिलिटी फोर्स नहीं है, परमिबिलिटी इज नॉट फोर्स, जो मैं उसका डायरेक्शन बताऊंगा। तो जब कोई चीज रेफरेंस के लिए दी जाती है उसको पकड़ रट मत लिया करो, वो समझाने के लिए मैंने बताइए। सर परमिबिलिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मतलब परमिबिलिटी का डायरेक्शन होता है, मतलब आपके स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि परमिबिलिटी का भी डायरेक्शन है। ये परमिबिलिटी का डायरेक्शन कब से आने लग गया, वो समझाने के लिए आपको बस बताया था कि दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, और वो रटने की आदत है कि देखो डायग्राम में दिखाया परमिबिलिटी के अपोजिट, तो परमिबिलिटी के अपोजिट लगता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें कुछ भी। सो क्या डिस्कस किया अभी तक हमने, व्हाट इज बीइंग डिस्कस, सो वी हैव मेंशन्ड व्हेन वाटर फ्लोज, सो मेंशन्ड व्हेन वाटर फ्लोज, व्हेन वाटर फ्लोज through saturated soil mass, through saturated soil mass, it exerts the pressure over the soil solids, it exerts the pressure over soil solids, it exerts the pressure over soil solids by virtue of frictional drag, by virtue of frictional drag, by virtue of frictional drag termed as seepage pressure, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सीपेज प्रेशर बोल देते हैं। So termed as seepage pressure. अब ये किसके बराबर होता है, it's equal to what, we can say this seepage pressure, this seepage pressure is equal to, ये सीपेज प्रेशर किसके बराबर होती है, H into gamma W। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है H को समझना, the most important aspect is H, इसलिए H को मैं डिफाइन करके दे रहा हूं, H is the hydraulic head, तो H is the hydraulic head under which flow is taking place। तो ध्यान रखना ये हाइड्रोलिक हेड अवेलेबल नहीं है, हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस वो है। so H is the hydraulic head
under which flow takes place, under which flow takes place. तो इस चीज का ध्यान रखना, H इज नॉट द टोटल हाइड्रोलिक हेड, H इज द हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस. इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं और ऑलमोस्ट हर क्लास में मेरे को चिल्लाना पड़ेगा इसके बारे में. ये देखो ये चीज हाईलाइट करके बताई थी, ये टोटल हाइड्रोलिक हेड नहीं होता है, ये वो हेड होता है जिसके अंदर फ्लो हो रहा है. तो जिस हेड के अंदर फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उस हेड को पानी के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकाल के दे देगा वो आपको? सीपेज प्रेशर निकाल के दे देगा. बाकी सीपेज प्रेशर होती क्या है वो आपको पीछे बता दिया मैग्नीफाई करके, दैट हैव मैग्नीफाइड देयर. कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो अभी तक की कहानी में, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ, क्योंकि आगे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ बता नहीं है इसके अंदर. तो जो भी कंसेप्चुअल चीजें वो तो अभी बता दी है. क्लियर है पूरी स्टोरी? इन दोनों में डिफरेंस क्या, अभी पीछे क्या बताया था? अभी पीछे ये तो जानकारी दी थी आपको. वाह गजब, पीछे समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया. अब जब वही चीज आगे लिख दी, जब वही चीज आगे मेंशन कर दी, तो समझ में नहीं आ रहा. लो क्या फर्क है इसके अंदर. व्हाट इज हाइड्रोलिक हेडेड पॉइंट ए, पॉइंट वन. हाँ बेटा यही तो लिखा है अभी यहाँ पे, देखो ना ये लिखा तो है. देखो जट नंबर सरिया, जो चीज लिखी हुई है वही पूछ रहे हो. सर कैन वी से इट इज हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस. अभी ये चीज बता के आया हूँ पीछे, अभी ये चीज बता के आया हूँ पीछे, और फिर वही पूछ रहे हो सर कैन वी से इट इज द हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस. तो अभी क्या बताया था यहाँ पे? आधा घंटा भी इसी में तो बर्बाद किया था पीछे मैंने. व्हाट इज द हाइड्रोलिक हेडेड पॉइंट वन, पॉइंट वन पे हाइड्रोलिक हेड कितना है? इट इज 10 सेंटीमीटर. तो ये होता है हाइड्रोलिक हेड, 10 सेंटीमीटर है वहां पे. पानी पॉइंट वन से थ्री पे आया, पानी वन पॉइंट वन से पॉइंट थ्री पे आया. व्हाट इज द हाइड्रोलिक हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री. व्हाट इज द हाइड्रोलिक हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री. ये 3 सेंटीमीटर है, तो फर्क है दोनों में दिन रात का. तो पॉइंट वन पे हाइड्रोलिक हेड तो 10 सेंटीमीटर था, पर वो हेड जिसके अंदर पानी फ्लो किया वन से लेके थ्री तक, वो तो 3 सेंटीमीटर ही है. तो सीपेज प्रेशर क्या है? 3 सेंटीमीटर इंटू गामा डब्ल्यू. सीपेज प्रेशर 10 इंटू गामा डब्ल्यू नहीं है. तो फर्क है दोनों बातों के अंदर. पर अब हमेशा देखना 99.9999% गलती यही करके आ जाओगे. अभी तो हाँ बोल दिया, समझ में आ गया. अभी देखना आगे कितनी बार पूछते हो यही चीज. तो वो स्मॉल एच का मतलब क्या है? वो हेड जिसके अंदर फ्लो हो रहा है. स्मॉल एच का मतलब ये नहीं है कितना हेड अवेलेबल है. आई एम नॉट कंसर्न विद द हेड अवेलेबल, आई एम कंसर्न विद द हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? देखो फिर से फालतू की बात कर रहे हो. हाउ सीपेज फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू द सॉइल इज वेरी लेस. मतलब सीपेज फोर्स को मैं वेलोसिटी से कंपेयर कर रहा हूं. कैसे कंपेयर करूं मैं इन दोनों को? हाउ कम यू आर कंपेयरिंग सीपेज फोर्स विद द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. मतलब सीपेज फोर्स को वेलोसिटी ऑफ फ्लो से कंपेयर कैसे करो, पहले तो ये बताओ. मतलब वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, सीपेज फोर्स है 10 किलो न्यूटन, कौन ज्यादा है इसमें से? मतलब वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, सीपेज फोर्स है मेरा 10 किलो न्यूटन. तो सर वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड है, ये सीपेज फोर्स 10 किलो न्यूटन कैसे आ गया? तो ये चीज पूछ रहे हो मुझसे. कैसे कंपेयर कर रहे हो वेलोसिटी और फोर्स को? ये जो मेरा हेड था वेलोसिटी हेड, इस मैंने वेलोसिटी हेड को किससे कंपेयर किया था? मैंने वेलोसिटी हेड को किससे कंपेयर किया था? आई हैव कंपेयर्ड वेलोसिटी हेड विद विच हेड, और फिर वो कंपैरिजन के बाद मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया था. मैंने वेलोसिटी हेड को बाकी दोनों हेड से कंपेयर किया था, किसी फोर्स से कंपेयर नहीं किया था. मैंने ये बोला था कि वेलोसिटी हेड डेटम हेड और प्रेशर हेड से छोटा होता है, इसलिए मैं वेलोसिटी हेड को इन दोनों के सामने नेग्लेक्ट कर रहा हूं. ये मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. दिस वाज माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो इसको तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया किसके अंदर? इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं. तो ये दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि शुरू से आदत है नहीं ढंग से पढ़ने की, फालतू की चीजें करने की आदत है.
तो इसलिए ये रिजल्ट निकल के आता है। डेटम हेड है हमारा 100 यूनिट 100 मीटर, प्रेशर हेड है हमारा 80 मीटर, काइनेटिक हेड है हमारी v स्क्वायर बाय 2g, काइनेटिक हेड है 0.1 मीटर, ये हमारी काइनेटिक हेड है। इस काइनेटिक हेड की वजह से सीपेज प्रेशर निकल के आ रही है, इस काइनेटिक हेड की वजह से जो सीपेज प्रेशर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 100 किलो न्यूटन। इन दोनों की वजह से तो और कोई फोर्स लगता ही नहीं है, देयर इज नो अदर फोर्स। ये मेरी है हेड यानी एनर्जी इन्वॉल्व इन दी वाटर, ये मेरे हैं फोर्सेस। एक और फोर्स बता रहा हूं मैं, पानी का वेट, और एक और फोर्स बता रहा हूं मैं आपको, सॉइल के सॉलिड का वेट। पानी का वेट, पानी का वेट है 80 किलो न्यूटन, सॉइल के सॉलिड का वेट 200 किलो न्यूटन। और पानी का वेट और सॉइल के सॉलिड के वेट का, सॉइल के सॉलिड के वेट का इन दोनों हेड से कोई लेना देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। अब मैंने पहले कंपैरिजन क्या करी, मैंने बोला काइनेटिक हेड इन दोनों से छोटा होता है, तो जब मैं हेड की कैलकुलेशन करूंगा मैं बोल सकता हूं 100 प्लस 80 प्लस 0.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180। ये चीज बोली थी मैंने आपको, दिस वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि काइनेटिक हेड इन दोनों हेड से छोटा होता है, इसीलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और टोटल हेड किसको मान लिया, टोटल हेड मान लिया मैंने डेटम हेड और प्रेशर हेड को। अब मैं बात कर रहा हूं टोटल फोर्सेस की। सर काइनेटिक हेड तो बहुत छोटा था, तो सर ये फोर्स कैसे सिग्निफिकेंट हो गया? वही हेड से फोर्स थोड़ी निकल के आएगा, फोर्सों को तो बाकी फोर्सों से कंपेयर करूंगा मैं। जब मैं टोटल फोर्स निकाल रहा हूं मेरे सॉइल के सैंपल के अंदर, टोटल फोर्स निकल के आ रही है 100 किलो न्यूटन। तो टोटल फोर्स इन दी सॉइल सैंपल, सीपेज फोर्स निकल के आई 100 किलो न्यूटन, पानी का वेट आया 80, सॉलिड का वेट आया 280। और इसको मैं नहीं बोल सकता इट इज इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू 280। तो सीपेज फोर्स वो थोड़ी ना इनसिग्निफिकेंट है इनके सामने, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है, और इसका हमारे वेलोसिटी हेड से कोई लेने देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द वेलोसिटी हेड। सर वेलोसिटी हेड तो बहुत छोटा है सर, सीपेज प्रेशर कैसे सिग्निफिकेंट आ गया? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? सो अभी हमने बात करी सीपेज प्रेशर की, हियर वी वर टॉकिंग अबाउट सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर किसके बराबर है? सीपेज प्रेशर बराबर है हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। व्हाट अबाउट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? ये किसके बराबर होती है? अभी पीछे लिखा था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। इसका मतलब हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस कैन बी रिटन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ फ्लो। तो वो हेड जिसके अंडर फ्लो हो रहा है, या जिसको मैं हेड लॉस भी बोल सकता हूं, इट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ फ्लो। रिप्लेस कर दो ऊपर, so we can say seepage pressure is equal to what? Seepage pressure is equal to I into L into gamma W। तो ये भी एक तरीका है सीपेज प्रेशर को लिखने का, ये भी एक तरीका है सीपेज प्रेशर को लिखने का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू राइट द सीपेज प्रेशर। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है पूरी स्टोरी? इफ आई नो सीपेज प्रेशर कैन यू कैलकुलेट द सीपेज फोर्स? अगर मुझे सीपेज प्रेशर पता है, अब मुझे सीपेज फोर्स निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट द सीपेज फोर्स। कैसे निकालूं सीपेज फोर्स को? So I know the value of seepage pressure. I have to calculate the value of seepage force. Can you calculate seepage force? कैसे निकालो? मल्टीप्लाई कर दो किससे? तो सीपेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फ्लो, तो मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से। अब ये एरिया मुझे किसका लेना चाहिए था? फिर से एक छोटा सा कंसेप्ट जो कहीं नहीं मिलेगा, पर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से होश संभाले होंगे ये चीजें बताई जाती होंगी आपको। मुझे फोर्स निकालना था, मैंने प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से। कौन सा एरिया? देखो दूसरा आ गया, वॉइड का एरिया है, मतलब ये प्रेशर वॉइड के ऊपर लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमिबिलिटी तो वॉइड का एरिया लिया था हमने पानी के फ्लो करने का, तो यहां पर भी किसका एरिया? वॉइड का एरिया। क्या करें अब? ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ये फोर्स सॉइल के सॉलिड के ऊपर लग रहा है, बना के भी दिखाया डायग्राम के अंदर इतना बड़ा बड़ा। दिस फोर्स इज एक्टिंग ओवर दी सॉइल सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। तो मुझे कौन सा एरिया लेना है? मुझे सॉइल के सॉलिड का पार्टिकल का एरिया लेना है, पर कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सॉइल सॉलिड? अब अगर मुझे प्रोजेक्टेड एरिया लेना है सॉइल सॉलिड का, चेक करो अब इसे, चेक व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सॉइल सॉलिड। तो आई हैव टू कंसीडर द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सॉइल सॉलिड।
तो मुझे सॉइल के सॉलिड का प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। अब एग्जैक्टली तो मेरे से डायग्राम बनेगा नहीं, पर फिर भी आपको बात समझ में आ जाएगी इससे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी। तो मुझे ये सॉइल के सॉलिड का प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। आई हैव टू टेक द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सॉइल सॉलिड। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा सॉइल के सॉलिड का? व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सॉइल सॉलिड? तो प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, ये सॉइल का सॉलिड है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया। दूसरा सॉइल सॉलिड, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया। तीसरा सॉइल सॉलिड, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया, दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया। तो मैंने सॉइल के सॉलिड का प्रोजेक्टेड एरिया लिया। तो जब मैंने सारे सॉइल के सॉलिड का प्रोजेक्टेड एरिया लिया, ये किसके बराबर निकल के आया? जब मैंने सारे सॉइल के सॉलिड का प्रोजेक्टेड एरिया लिया, ये किसके बराबर निकल के आया? सॉइल का ही क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ गया। इट कम्स आउट टू बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल। तो वो एक कोइंसिडेंस है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल के बराबर आ गया है, पर एक्चुअल में क्या है वो चीज? इन एक्चुअल इट इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सॉइल सॉलिड, क्योंकि हम हमारे पार्टिकल को स्फेरिकल मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? So seepage pressure is equal to ILA into gamma W. ये हमारा क्या आ गया? सीपेज फोर्स निकल के आ गया। What is area of the soil into length of the soil? यही था, एरिया इंटू लेंथ। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो I इंटू वॉल्यूम इंटू गामा W, ये हमारा सीपेज फोर्स निकल के आ गया। दिस इज अवर सीपेज फोर्स। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसको लिए कुछ भी? Any of the point to be repeated from this for anyone? Clear है? तो इसी लॉजिक के हिसाब से what will be the seepage force? Seepage force per unit volume. Seepage force per unit volume. तो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं seepage force per unit volume. क्या बोलते हैं इसको? Seepage force per unit volume, also termed as what? Also termed as what? Specific seepage force. तो स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। तो अब मेरा एम है स्पेसिफिक सीपेज फोर्स को निकालना, तो उसको मैंने लिख दिया एसपीएस, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। तो स्पेसिफिक सीपेज फोर्स इज इक्वल टू सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? इट कम्स आउट टू बी आई इंटू गामा डब्ल्यू। किस डायरेक्शन में लगेगा? इट विल एक्ट इन विच डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो की डायरेक्शन में लगता है। तो अभी तक तो आपको बस बेसिक जानकारी दी है, सीपेज क्या है, सीपेज फोर्स क्या है, हाइड्रोलिक हेड क्या होती है, हेड अंडर विच फ्लो क्या होता है। सो बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीपेज इज गिवन टू यू। एक बेसिक जानकारी दे दी आपको सीपेज के बारे में। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसके अंदर? तो जरा मुझे कोई बताएगा, ये जो सॉइल का सैंपल है हमारा, ये जो सॉइल का सैंपल है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? ये जो मेरा सॉइल का सैंपल है, लेट अस सपोज ये सॉइल का सैंपल है जिसकी वॉल्यूम है 1 यूनिट। ये मेरा सॉइल का सैंपल है जिसकी वॉल्यूम है 1 यूनिट। तो उस वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो मैंने बोल दिया इसका वॉल्यूम है 1 यूनिट। इस एलिमेंट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही होगी? मैंने इस एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, आई हैव रिमूव्ड दिस एलिमेंट। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, पहले तो ये बता दो। मैंने इस एलिमेंट को बाहर निकाला और बोला कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। देखो फ्रिक्शन, अब अभी भी फ्रिक्शन, फालतू की बात है यार, क्या बताओ। तुम बाकियों से जाके पढ़ लो यार, बाकी लोग हैं ना जो, उनसे जाके पढ़ लो, रट लेना इन सबको। पहला फोर्स क्या लग रहा है? पहला लग रहा है स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, अभी निकाला है बाहर। सीपेज फोर्स नहीं है, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। वॉल्यूम क्या लिखी हुई है? व्हाट द वॉल्यूम रिटर्न? 1 यूनिट है वॉल्यूम। तो डायरेक्टली बता दिया उसने आपको कि आपको सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, इसका अंदर स्पेसिफिक सीपेज फोर्स निकालना है। तो पहला फोर्स क्या लग रहा है हमारा? स्पेसिफिक सीपेज फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहला फोर्स ये निकल के आ गया। दूसरा फोर्स, दूसरा फोर्स, दूसरा फोर्स लग रहा है इसका खुद का वेट। दूसरा फोर्स लग रहा है हमारे सॉइल के सैंपल का खुद का वेट। तो सॉइल के सैंपल का खुद का वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगी? वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगी? यूनिट वेट। कौन सी यूनिट वेट?
गामा सैचुरेटेड, सॉइल सैचुरेटेड हमारी, तो सैचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल। तीसरा फोर्स क्या लग रहा है? तीसरा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स है। बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस एलिमेंट, जिसका वॉल्यूम इस एलिमेंट के बराबर ही है। तो पानी का वेट विल बी इक्वल टू पानी का वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ पानी, और पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 1 यूनिट होगा। दिस विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू। तो ये हमारा गामा डब्ल्यू निकल के आ गया। इसका मतलब रिजल्टेंट कितना लग रहा है इसके ऊपर? इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो ये लग रही है। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट। ये ऑब्जेक्टिव बन गया आपका। स्टैंडर्ड सवाल है, पता नहीं कितनी बार पूछते हैं, और आधे क्या 90% लोग गलत करके आते हैं इसे। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जब रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक सीपेज फोर्स का होल स्क्वायर प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं उसे, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू मतलब गामा समर्ज्ड का होल स्क्वायर। फिर ये बोलते हैं सर गामा सैचुरेटेड लेंगे या गामा समर्ज लेंगे? सर कभी गामा सैचुरेटेड ले लेता है, कभी गामा समर्ज ले लेते हैं। सर कैसे ले लेते हैं ये? वो डायरेक्टली लिख दिया गामा समर्ज, बस कैसे लिखा उसका लॉजिक आपको बता दिया। दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। तो ये टोटल फोर्स लग रही है हमारे उस एलिमेंट के ऊपर। तो मैंने जो 1 यूनिट वॉल्यूम निकाला सॉइल का, उसके ऊपर ये सारे फोर्सेस लग रहे थे। दीज आर दी फोर्सेस एक्टिंग ओवर इट। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? चलिए बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। We are done with today's class. Then we'll be discussing tomorrow. बाकी कल कर लेंगे।